नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी एसएससी जेएसटी 2023 के लिए ऑप्शन फॉर्म के बारे में हम लोगों ने कल एक सेशन करा था, जिसमें बहुत ही विस्तार में आपको बताया गया था कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए प्रेफरेंस प्रायोरिटी किस तरह से आप रखें। यदि आपको अपने घर के पास पोस्टिंग चाहिए तो आपको कौन सी प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी है। यदि आपको प्रमोशनल एस्पेक्ट, यदि आप देख रहे हैं कि आप आज जेटीओ है तो कल को आप एसटीओ बने, एडी बने, डीडी बने, जेडी बने, आप डायरेक्टर बने, तो अगर उस एंगल से आप देख रहे हैं तो कौन से डिपार्टमेंट आपके लिए सुटेबल रहेंगे। साथ ही हमने कल यह भी अपील करी थी वैसे अभ्यर्थियों से जिनकी योग्यता पूरी नहीं है, जिनके या तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरे नहीं है या तो फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरे हैं परंतु क्रूसियल डेट के बाद के हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों से हमने यह अपील करा था कि आप लोग कृपया ऑप्शन फॉर्म ना भरें, क्योंकि आपके ऐसे भाई बंधु, ऐसे भाई बहन, बहुत सारे लोगों के लिए जिनके लिए आखिरी मौका है, वे लोग एक मौके से, एक नौकरी से वंचित रह जाएंगे। और वैसे भी आपको ये नौकरी मिलने वाली तो है नहीं। और चूंकि एसएससी कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करती है, प्रतीक्षा सूची नहीं जारी करती है, तो ऐसी स्थिति में आप ऑप्शन फॉर्म ना भरें तो ज्यादा बेहतर। अब आज हमारे साथ में संतोष सर हैं और आज हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए क्या, जो पहले से ही सरकारी सेवा में है। सरकारी सेवा में या तो आप अनुवादक हैं किसी अन्य विभाग में, आपने पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष एसएससी के थ्रू आपने ज्वाइन किया, या किसी आपने और अनुवादक परीक्षाओं के थ्रू ज्वाइन किया और आप सेवारत हैं, या तो फिर आप अनुवादक नहीं है, किसी और कैडर में हैं और आप अनुवादक कैडर में आना चाहते हैं। तो अगर आप हायर पे स्केल में आना चाहते हैं तब तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है, जैसे आप लेवल 5 में है, लेवल 4 में है, लेवल 3 में है, किसी भी लेवल में है, पे लेवल में। और उसके बाद आप अपना कैडर चेंज करके आप एक अनुवाद अधिकारी के तौर पे लेवल 6 में आना चाहते हैं, तब तो आप बिल्कुल ऑप्शन फॉर्म भरें, आपके लिए सुटेबिलिटी है। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो कि इसी कैडर में है, ऑलरेडी वे अनुवादक हैं और वो लोग सेवा में हैं, अगर वे लोग इस ऑप्शन फॉर्म को भरते हैं तो उनके लिए इस ऑप्शन फॉर्म के क्या मायने हैं, उनके लिए प्रो और कॉन्स क्या हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ संतोष जी हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन। जी अभिषेक जी, धन्यवाद। देखिए, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक टर्म है टेक्निकल रेजिग्नेशन। 2 मिनट का समय लूंगा। एक बेसिक सा चीज है टेक्निकल रेजिग्नेशन। इसके बारे में अगर अभ्यर्थियों को पता चले तो शायद उनको निर्णय लेने में आसानी हो। टेक्निकल रेजिग्नेशन ये होता है कि भारत सरकार का एक प्रावधान है, डीओपीटी द्वारा जारी एक गाइडलाइन है, 14 सितंबर 2022 को जारी किया गया है। आप गूगल पे सर्च करेंगे टेक्निकल एग्जामिनेशन डीओपीटी गाइडलाइन 14 सितंबर 2022 गाइडलाइंस मिल जाएगा। उसको आप एक ध्यान से पढ़ लीजिएगा। टेक्निकल एग्जामिनेशन का सबसे पहला जो शर्त है कि शुड बी अ कंफर्म्ड एम्प्लॉय। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में, अगर जो भी हमारे भाई बंधु, ब्रदर सिस्टर जो भी हमारे हैं, अगर जेटीयू के पद पर कार्यरत हैं, लेवल 6 पे या फिर लेवल 7 या फिर उससे किसी भी पद पर कार्यरत हैं, और किसी वजह से वो चाहते हैं कि हम फिर से इस बार ऑप्शन फॉर्म भर के हम जेटीओ किसी और विभाग में हम स्विच कर लें, ऐसी स्थिति में मैं उनको बता दूं कि आप अगर पिछले 1 से 2 साल में अगर ज्वाइन किए हैं, आप कंफर्म एम्प्लॉय नहीं है, तो आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं मिलेगा। अच्छा, टेक्निकल रेजिग्नेशन मिलने के क्या फायदे हैं? टेक्निकल रेजिग्नेशन मिलने से फायदा ये है कि आपका जो पे प्रोटेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल आज से 2022 में आपने ज्वाइन किया, समवेयर इन अक्टूबर नवंबर में, तो आपका एक इंक्रीमेंट लग गया होगा। फिर दूसरा इंक्रीमेंट अभी जुलाई 2023 में, दूसरा इंक्रीमेंट अभी लगेगा जुलाई 2024 में। 2 इंक्रीमेंट लग जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन फॉर्म भर के और फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका प्रोबेशन फिर से शुरू होगा दूसरे विभाग में। आपको टेक्निकल एग्जामिनेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको पे प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, तो आपका जो बेसिक पे होगा फिर से 35,400 से शुरू होगा। ये होता है टेक्निकल एग्जामिनेशन के मिलने और न मिलने का असर। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले साल या 2020 या 22 जेटीओ 2022 का जो एग्जाम है उसके माध्यम से ज्वाइन किए हैं और उनकी सर्विस 2 साल नहीं हुई है, उन लोगों से मेरा विशेष उनके लिए सुझाव है कि आप लोग ऑप्शन फॉर्म सोच समझ के ऑप्शन फॉर्म का प्रयोग करें, एक्सरसाइज करें ऑप्शन फॉर्म सोच समझ के। अगर आप एक गलती कर बैठते हैं, मान लीजिए आपने
आपको अभी तक निर्णय नहीं लिया है कि आपको विभाग स्विच करना है, चेंज करना है कि नहीं करना है, और आपने ऑप्शन फॉर्म फिलअप कर दिया, देखेंगे बाद में देखा जाएगा, ऑप्शन फॉर्म में आपको एक विभाग अलॉट हुआ, उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि अरे यार अब तो फिर से मेरे को प्रोबेशन शुरू करना पड़ेगा 2 साल, अभी मैं 3 साल में एसटीओ बन जाऊंगा, वैसे फिर 2 साल पीछे चला जाऊंगा तो 3 2 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तो अब तो एक पदोन्नति के हिसाब से भी आप पीछे जा रहे हैं, फाइनेंशियल भी आपका लॉस हो रहा है, और फिर उस समय सोचे कि ठीक है मैं ज्वाइन नहीं करता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि किसी एक व्यक्ति का नौकरी आप खा गए, मतलब आपके वजह से कोई एक व्यक्ति जो है नौकरी प्राप्त करने से वंचित हो गया। इसलिए यह विशेष जानकारी है, विशेष जानकारी के लिए मैं आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो भारत सरकार या राज्य सरकार में कार्यरत हैं और उनकी सर्विस 2 साल से कम है, और ऐसे समझ लीजिए कि वो कंफर्म्ड एम्प्लॉय नहीं है, तो आप लोग ऑप्शन फॉर्म भरते समय ये सावधानियां बरतें और बिल्कुल सोच समझ के भरें। यदि आवश्यक ना हो तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप लोग ऑप्शन फॉर्म ना भरें। धन्यवाद। संतोष जी, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी नौकरी 2 साल हो गई है, उन्हें किन बातों का जी, विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त, यदि वे भरना चाहते हैं? ऑप्शन फॉर्म फिर तो उनके लिए यही होगा कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहें, मतलब फॉर एग्जांपल कि जिस विभाग में कल हमने जानकारी दे दी है, आप इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप देख सकते हैं कल का सेशन, जो ऑप्शन फॉर्म के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है, आप उससे देख सकते हैं। और लगभग हमने 200 पदों के बारे में जानकारी दी है कि अलग अलग विभाग में कहाँ कहाँ पे आपके तैनाती का संभावनाएं हैं। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके लिए सुटेबल है कि नहीं। अगर सुटेबल नहीं है तो फिर आप ऑप्शन फॉर्म ना भरें। यदि उसमें से कोई भी एक विभाग या दो विभाग आपके लिए उपयुक्त है, आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरे लिए सही है, ये ABCD व्हाटएवर जो भी विभाग उपयुक्त है, तो आप जो है केवल उसी विभाग को ऑप्शन फॉर्म में भरें। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन फॉर्म में 21 कॉलम्स हैं, 21 बॉक्स हैं, तो उस बॉक्स में कोई जरूरी नहीं है आप जैसे किसी एक बॉक्स में आपने मान लिया कि J5 डाल दिया, CSOL है, आप जानते हैं, आप चाहते हैं कि मैं CSOL कैडर में जाना चाहता हूँ, आप J5 जो है J05 आपने टाइप कर दिया, उसके बाद आपने सबमिट किया, तो बाकी के जो बॉक्स हैं अपने आप क्रॉस आ जाएगा उसमें। मतलब आपका कैंडिडेचर जो है केवल एक ही विभाग के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो अच्छी बात है, आपको CSOL में आप आपका नाम आ जाएगा, लिस्ट CSOL के लिए जो सूची तैयार की जाएगी उसमें आपका नाम रहेगा। अदरवाइज अगर आपका कट ऑफ क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं तो आपका किसी और विभाग के लिए आपका कंडीशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसमें नुकसान कुछ नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका इस सेशन के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद अवश्य।